हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे नोटबुक आईएएस के चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होगे। अगर आप हमें डेली फॉलो करते हैं तो आपको पता है हम सुबह 6 बजे आते हैं और डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज की सीरीज में हम लेकर आए हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनको हम बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। उनके सारे डायमेंशंस को देखेंगे कि क्या है, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल चीज़ें कैसे कवर करनी है। क्वेश्चन अगर आपका किसी भी टॉपिक से आएगा वो कैसे आएगा, उनको हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। और क्लास के एंड में आपको पता है कि हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, तो आप क्लास के एंड तक बने रहिएगा। बीच में स्किप करके जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ही नुकसान होता है। क्योंकि डेली जो प्रैक्टिस कराती है ना क्वेश्चंस, इस बार जो आपको यूपीएससी हुआ, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक से पूछे हैं, कुछ क्वेश्चन से भी पूछा गया है। तो जिन्होंने भी फॉलो किया था उनको तो बेनिफिट हो गया है। आपसे भी यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यूअसली जो चीज़ें पढ़ा रही हूँ लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप करके मत जाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक, आपको पता है हमारा पहला टॉपिक होता है कि हमने कौन सा डे सेलिब्रेट किया। आपको शायद ही पता नहीं होगा कि हम डेली डे कोई सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हमें ज़्यादा ज़रूरत, मतलब ज़्यादा इतनी नॉलेज रखते नहीं हैं लोग। जो बहुत चर्चेस डेज होते हैं, मतलब कि हाँ 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, 14 जनवरी को क्या मनाते हैं, मतलब ऐसे चीज़ें बहुत ज़्यादा जो बड़े लेवल पर मनाए जाते हैं वो हमें पता होता है। लेकिन हम डेली कोई ना कोई डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन सबको याद रखना थोड़ा पॉसिबल होता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कभी अगर पूछे तो हमने कहीं पढ़ा तो है, ऐसा कुछ लगना चाहिए ना हमें। इसलिए मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें कवर कराती हूँ। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। अब ये डे इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे तो है ही, इसको लेकर के हम सारे आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स भी छपे हैं, द हिंदू में है, टाइम्स ऑफ इंडिया में, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंडिया का भी प्रोस्पेक्ट लेके चलेंगे कि इंडिया में चीज़ें कैसे चली रिफ्यूजीज़ को लेकर के। ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उनका क्या स्टैंड है इस रिफ्यूजीज़ को लेकर के, कि क्वेश्चन अगर कहीं से भी पूछना है तो हम चीज़ें मिस ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है हर साल 20 जून को मनाते हैं ये, टू सेलिब्रेट एंड ऑनर रिफ्यूजीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। देखो, रिफ्यूजी मतलब होता है कि जो बेचारे कहीं अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह रह रहे हैं, ठीक है। दूसरी जगह रहने का रीज़न कुछ भी हो सकता है वो कि फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे इकोनॉमिक सोर्सेस नहीं थे, वहाँ पे रोज़गार नहीं था, तब समस्या हो रही थी खाने पीने की चीज़ों को लेकर के, इसलिए छोड़ कर गए। दूसरा हो सकता है कोई इन्वायरमेंटल डिजास्टर हुआ हो, बाढ़ आई हो, सूखा पड़ा हो, भूकंप आया हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तीसरा आपका रीजन हो सकता है, वो हो सकता है कि कहीं पे युद्ध चल रहा हो, जैसे आपका इज़राइल वाला और फ़िलिस्तीन वाला देखिए मैटर। वहाँ पे जो लोग भी फ़िलिस्तीन गाज़ा पट्टी में रहते थे, वहाँ पे सारे लोग डिस्प्लेस होकर कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। या हो सकता है कि कोई मतलब पहले किसी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे गया हो, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, श्रीलंका में हमारे तमिल लोग रहते हैं, तो तमिल लोग पहले यहाँ से, इंडिया से, उनको अंग्रेज़ों के द्वारा वहाँ पे ले जाया गया काम कराने के लिए। अब सालों से, सैकड़ों सालों से वो वहाँ पे रह रहे थे, लेकिन क्या है, जनसंख्या फिर भी क्या है, श्रीलंकाई लोगों से कम थी उनकी। जब श्रीलंका के लोगों की अच्छी खासी पॉपुलेशन, अब तो उनसे ज़्यादा ऑलरेडी है वैसे भी, लेकिन अब क्या चाहते हैं, अब वो लोग चाहते हैं कि भाई हमारा देश है, हमारा देश छोड़ के अपने देश में जाओ। और यहाँ पे म्यांमार वाला इशू भी देखा होगा आपने, म्यांमार में रोहिंग्याज जो है, तो बहुत सारी जगहों पे ऐसे हैं जिसकी वजह से बहुत सारे रिफ्यूजीज वगैरह हैं, उनको बहुत सारी समस्याओं का मतलब सामना करना पड़ता है। अब कोई अपनी जगह छोड़ करके जाना नहीं चाहता है, किसी को भी पसंद नहीं होता कि कोई अपनी जगह अपनी मर्जी से छोड़ कर जाए। बहुत सारे रीजन्स की वजह से जब जाते हैं दूसरी जगह तो उनको खाने पीने रहने की सबकी समस्याओं से जूझना पड़ता है, सबको मैनेज करना पड़ता है, उनको कैसे टैकल करना है, क्या क्या समस्या उनको देखनी पड़ती है, उन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थीम क्या रही है? सॉलिडेरिटी विथ रिफ्यूजीज। तो रिफ्यूजीज के साथ हमें कैसे क्या करना है, इसके बारे में देखिए यहाँ पे आर्टिकल भी छपा हुआ है, इनविजिबल सफरिंग ऑफ रोहिंग्यास रिफ्यूजीज। तो वहाँ पे बोले कि इनविजिबल सफरिंग है, हमने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया है। ग्लोबल लेवल बात हो रही है कि ग्लोबल लेवल बिल्कुल लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया है, इंडिया के मामले में भी नेग्लेक्ट कर दिया गया है कि रिफ्यूजीज जो है, रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं, वो कैसे सफ़र कर रहे हैं, मतलब क्या है, क्या क्या चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इन चीज़ों को लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स भी कंटिन्यूसली लिखे जा रहे हैं, लेकिन आज हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं इसकी वजह से चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो हम एक बार मैप में देख लेते हैं कि रोहिंग्यास कहाँ पर रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं। तो आपको ये देखिए, रखाइन जो प्रांत है वहाँ पे देखने को मिलेंगे, रहते हैं ये। देखिए रखाइन प्रांत यहाँ पे है, म्यांमार का पोर्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी चली जिसकी वजह से इनको यहाँ से छोड़ के जाना पड़ रहा है, और यहाँ से इनका डिस्प्लेसमेंट कहाँ कहाँ हो रहा है। देखिए, एक क्या है, मणिपुर हमारा इंडिया में है, वहाँ पे लोग जा रहे हैं। दूसरा आपका मिज़ोरम में जाते दिखेंगे, त्रिपुरा में बहुत सारे लोग यहाँ के रोहिंग्या दिखेंगे आपको देखने को, बांग्लादेश में भी दिख रहे हैं और वेस्ट बंगाल में दिख रहे हैं। बांग्लादेश की पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है,
मुस्लिम कंट्री है, आपको पता है पहले इसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, इधर जो था वो उसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे। फिर बाद में युद्ध वगैरह हुआ, चीज़ें सेटल हुई तो क्या हुआ, इसको नया देश बनाया गया बांग्लादेश। अब बांग्लादेश बोला है कि भाई हमारे पास ऑलरेडी बहुत पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग हैं, उनका ख्याल नहीं रख पा रहे, उनके खाने पीने की चीज़ों का हम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और अगर दूसरे देशों के लोग हमारे यहाँ पे आकर रहने लगेंगे तो एक तो पहला होता है कि सिटीजन्स जो हमारी आम जनता है वो विरोध करती है कि भाई आप हमें तो खाने पीने की चीज़ें जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, और बाहर से लोग आकर के उन पर कब्जा कर रहे हैं, आप उनको भी कंट्रोल नहीं कर, तो समस्या बहुत हो रही है। और अगर बात करें भारत में लगभग 40,000 से प्लस 40K प्लस यहाँ पे रोहिंग्या जो अलग अलग क्षेत्रों में हमारे यहाँ पे आकर रह रहे हैं। अगर बात करें, देखिए जब ऐसा कुछ होता है ना तो हमें ग्लोबल लेवल पे देखना पड़ता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं। अब आते हैं ताइवान वाले, देखो यहाँ पे ना चीज़ें थोड़ी सी ऐसी चल रही हैं, थोड़ा बिखरी हुई है, लेकिन अभी ये US वाला मुद्दा हमने इसलिए उठाया है, ये दो आर्टिकल हैं अलग अलग है, तो यहाँ पे US वाले हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे रोहिंग्यास की या फिर जो भी रिफ्यूजीज़ हैं यहाँ वहाँ जा रहे हैं, तो जैसे US हो गया, एक पाकिस्तान हो गया। रोहिंग्या वाले मुद्दे पे पाकिस्तान कुछ बोलता नज़र नहीं आएगा आपको। चाइना में जो मुस्लिम हैं उनके साथ जब चीज़ें अलग तरीके की होती हैं वहाँ पे कुछ होता है तो पाकिस्तान कुछ बोलता नज़र नहीं आएगा आपको। लेकिन जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा आप हलचल कर दीजिए मुस्लिम कम्युनिटी के साथ तो आप पे ब्लेम करते नजर आएंगे, यहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ पे वैसा हो गया। और ऐसा ही US का है, US वहीं पे इंटरप्ट करता है जहाँ पे उसका फ़ायदा हो रहा हो। जब कोई कंट्रीज़ वॉर में संलग्न होती है तो वो जाकर किसी एक तरफ खड़ा हो जाता है, जिसको ज़्यादातर क्या ज़रूरत होती है, वॉर इक्विपमेंट्स की, लड़ाई के जो सामान होता है उन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो उसके साथ खड़ा दिखाई देगा। जैसे अभी यूक्रेन और रसिया में यूक्रेन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको पता है यूक्रेन को बहुत सारे हथियारों की ज़रूरत है, तो क्या है मैं सपोर्ट करूँगा तो मुझसे खरीदेगा, तो अपना मार्केट ढूंढता है। बाकी अगर कहीं उसको ऐसी चीज़ चल रही है जिससे उसको कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे आपको दिखाई देता नहीं जाता नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे चीज़ें क्या चल रही, ताइवान को लेकर के, ताइवान और चाइना को लेकर के आपको पता है मुद्दा चलता रहता है। तो जैसे क्या है, चाइना कई बार बोलता है कि ताइवान जो है हमारा हिस्सा है, ताइवान अलग अपने आप को बोलता है कि हम एकदम फ्री कंट्री है। तो इसी को लेकर के बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो ताइवान का सपोर्ट करके दिखाई दे रही, और चाइना जो है ताइवान का US जो है ताइवान के सपोर्ट में ही रहता है। तो ये बात यहाँ पर उठ के ये आ रही है कि अगर कल को ताइवान पर चाइना का कब्जा हो जाता है तो US की छवि कितनी ख़राब होगी, और अपनी छवि ख़राब होने देगा नहीं वो। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके बारे में डिस्कस करना हमारे लिए ज़रूरी। तो आर्टिकल था US अप्रूव्स न्यू $300 मिलियन आर्म सेल्स टू ताइवान फॉर ड्रोन्स रिलेटेड इक्विपमेंट। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, मैंने आपको बोला ना कि US जो है वहीं पे आपको घुसा मिलेगा, मतलब वहीं पे अपनी नाक अड़ाएगा जहाँ पे उसको लगेगा कि यहाँ पे मेरा कुछ फ़ायदा होगा, मेरे हथियार बिकेंगे, मुझे थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो वहीं देखो यहाँ पे क्या कर ताइवान को यहाँ पे क्या बेचे, $300 मिलियन का वहाँ पे आर्म्स दिए गए हैं, ताकि क्या है वो चाइना के खिलाफ कभी अगर युद्ध वगैरह होता है तो वो अपने आप को बचा सके, जैसे वहाँ पे यूक्रेन और रसिया पे किया है। तो यहाँ पे देखिए, द अनाउंसमेंट ट्यूसडे वाज नॉट अनएक्सपेक्टेड बट इट कम्स एट अ टाइम ऑफ हाई टेंशन बिटवीन वॉशिंगटन एंड बीजिंग। वॉशिंगटन एंड बीजिंग चाइना में है, वॉशिंगटन आपको पता है US में है। इन दोनों के बीच वैसे ही बहुत सारी टेंशन चल रही थी, उस बीच ऐसा अनाउंसमेंट किया गया कि US जो है ताइवान को इतने सारे रुपए का, इतने सारे आर्म्स मतलब क्या है आर्म्स वगैरह दे रहा है, तो और भी समस्या हो रही है। विच रिगार्ड्स ताइवान एज अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी एंड हैज़ ऑन टू कंसोलिडेट बाय फोर्स इन नेसेसरी। तो यहाँ पे मुद्दा जैसे हमारा और मतलब हमारा और JNK का चलता है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वैसा ही कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान ने तो उस पर कब्जा कर रखा है। हमारे यहाँ पे जो ताइवान है, ताइवान एकदम फ्री कंट्री है, सिर्फ ये चाइना का इस पर दावा है कि ये हमारा पार्ट है, लेकिन अभी इसका है नहीं, वो अलग से अपना चला रहे हैं। तो अगर कभी लोकेशन पूछना है तो आपको याद रखना है ताइवान यहाँ पे है, ताइपाई इसकी राजधानी है। ईस्ट चाइना सी ऊपर मिलेगा, साउथ चाइना सी नीचे मिलेगा, बीच में लोकेशन इसकी है। यहाँ पे आपको फिलीपींस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे इसकी थोड़ी सी दूर पे हांगकांग है, यहाँ पे मकाऊ है, यहाँ पे वियतनाम है। ये चाइना आपका पूरा लोकेशन रहा, ठीक है। यहाँ पे पैसिफिक ओशन है इसके ईस्ट में, ये सारी चीज़ याद रखिएगा। जापान ऊपर है, साउथ कोरिया इसके थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। ये लोकेशन है जिसकी वजह से चर्चा हो रही है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है LGBTQ जो है समुदाय होता है, जिसको समलैंगिक समुदाय बोलते एक तरीके से, उसको लेकर के बड़ी न्यूज़ यहाँ पे ये आ रही है कि क्या आ रही है कि थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी गई है एक तरीके से। अलग
अभी पूरे वर्ल्ड में नहीं है मान्यता, कहीं पर अपराध भी मानते हैं, कहीं पर इन चीज़ों को थोड़ा सा सामाजिक रूप से बहुत बहिष्कृत भी मानते हैं, लेकिन थाईलैंड में ऐसा देखने को मिला। वहाँ पे क्या है, इसको मान्यता दे दी गई है। तो लिखा है थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को मिली मंजूरी, कानूनी मान्यता देने वाला बना पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। एशियाई देश नहीं है, दक्षिण पूर्वी एशिया। जैसे मान लीजिए एशिया को हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया बोल रहा है यहाँ पे, इधर वाला एरिया है, सॉरी पश्चिमी हो यहाँ दक्षिण पूर्वी एशिया, मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई एशिया का पार्ट है, वहाँ पे लोकेटेड है ये, और इस पे यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। एशिया की और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, उनके बारे में देखेंगे। यहाँ पे लिखा है थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला राष्ट्र बनेगा जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है। राज्य के सीनेट ने 18 जून को विवाह समानता बिल को मंजूरी दी है। सीनेट में ऑलरेडी मंजूरी मिल चुकी है इनको, जिसके बाद समर्थकों ने इसे LGBTQ+ अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम कहा है। तो यहाँ पे जो लोग भी इस समुदाय से बिलोंग करते थे या इनके सपोर्ट में थे, उन्होंने बोला है कि बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया का तो पहला राष्ट्र है ये, पहली बार यहाँ पे इस एरिया में हुआ है, लेकिन अलग अलग अगर एशिया के अलग अलग कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे आपको चीज़ें और देखने को मिलेंगी। क्या इस प्रक्रिया को औपचारिक माना जाता है? शाही राजपत्र में प्रकाशित होने के 120 दिन बाद कानून लागू हो जाएगा। अभी सीनेट से पारित हुआ है, लेकिन शाही राजपत्र वहाँ पे चीज़ें चलती हैं, वहाँ पे अगर छप जाता है तो 120 दिन बाद वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल संवैधानिक हो जाएंगी, लागू हो जाएंगे। उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई फिर नहीं हो सकती है, ठीक है। वोट के परिणाम का मतलब है यहाँ पे थाईलैंड 2019 में ताइवान और 2023 में नेपाल द्वारा समर्थन समान लिंग विवाह को वैध बनाने के बाद विवाह समानता की अनुमति देने वाला एशिया में तीसरा स्थान पर है। मैंने आपको बोला एशिया में ऑलरेडी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इन चीज़ों को ऑलरेडी परमिशन दे रखी है। तो क्या है, यहाँ पे 2019 में ताइवान ने ऑलरेडी परमिशन दे दी थी, इसको लीगलाइज कर दिया था। 2023 में नेपाल ने भी लीगलाइज कर रखा है, और थाईलैंड ने अब कर दी 2024 में। से तीसरा राज्य है, तीसरी कंट्री है एशिया की। तो एशिया की ये तीसरी कंट्री हो गई जिसने समलैंगिक विवाह को यहाँ पे मान्यता दी है, ठीक है। तो दिखा यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं कि हाँ समानता विधेयक वगैरह पारित किया गया है। वहाँ पे यही बोला गया कि सारे व्यक्तियों को जो अधिकार है अपना पार्टनर चुनने का। तो अब इससे फ़ायदे ये होंगे, जैसे क्या है, पहले ये होता था कि चलो ठीक है, अभी भी कई बार सवाल उठता है कि अगर दो महिलाएं अगर आपस में विवाह करती हैं या 2 पुरुष आपस में विवाह करते हैं तो बच्चे पैदा होना तो संभव है नहीं, तो बच्चों को क्या होगा। तो पहले तो चीज़ें मना थी, लेकिन अब क्या है, वो आराम से बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं, अनाथ आश्रम जहाँ से भी अडॉप्ट करना चाहें, तो वो अपना परिवार नॉर्मली जैसे नॉर्मल कपल्स चलाते हैं, जो अधिकार नॉर्मल दंपति को मिलते हैं, पति पत्नी को, वैसे ही प्रॉपर अधिकार इनको मिलेंगे, ठीक है। तो बस आपके लिए इतना ज़रूरी है कि कौन सी कंट्री में यहाँ पे किया गया है और कौन से नंबर पर है। यहाँ पे लिखा है युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। कुछ लोग इस बात पे गालियाँ भी देते नजर आएंगे आपको, कुछ को नहीं समझ में आता है। अब कोई व्यक्ति 50-60 साल का है, आप उसको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि समलैंगिक विवाह ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल है। किसी के संस्कार जो होते हैं वो 20-22 साल तक सेट हो जाते हैं, ठीक है। किसी की मानसिकता कैसी है अगर आपको वो जानना हो तो 20-22-25 साल तक वो व्यक्ति जैसी चीज़ें सीखता है वो वही परमानेंट हो जाती हैं, आप उनको कभी भी बदल नहीं सकते हो। जो लोग वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, मैं उसको बदल दूंगा या मैं उसको बदल दूंगी, इम्पॉसिबल है। क्योंकि किसी का नेचर, किसी का बिहेवियर, किसी का थॉट प्रोसेस जो होता है वो एक टाइम के बाद फिक्स हो जाता है। उसके रूल्स, उसके कानून जो होते हैं, खुद के जो आचरण होता है वो फिक्स हो जाता है, आप उसको फिर बदल नहीं सकते हो, ठीक है। तो चीज़ें ऐसी ही हैं। अगर बात करें, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल होने वाला है लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत पता है, जैसे हमारा लोकतंत्र होता है ऐसा तंत्र जिसमें लोगों का शासन हो। लोक अदालत ऐसी होती है, ऐसी अदालत जिसमें लोगों की सुनवाई की जाती है, लोग वहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं। अदालतें होती हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे मान्यता कुछ चीज़ों की अलग होती है। जब लोक अदालतें लगती है तो वहाँ पे आप जा करके थोड़ी चीज़ें अलग लेवल पे देखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सुप्रीम कोर्ट टू ऑर्गेनाइज स्पेशल लोक अदालत फॉर एमिकेबल सेटलमेंट्स ऑफ पेंडिंग केसेस। आपको पता है लोक अदालत क्यों लगती है? बहुत सारे पेंडिंग केसेस ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारा है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 50,000 बिल्कुल बहुत नॉर्मल बात है, 50,000 50 के मामले ऑलरेडी पेंडिंग हैं, ठीक है। और बेचारा जज उस डिस्ट्रिक्ट में एक ही है, जज तो एक ही होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक ही जज है, और वहाँ पे 50,000 मामले पेंडिंग है। तो कोई भी आप सर के बल खड़े हो जाएगी, ये सारे
केसेस जो है एक व्यक्ति संभाल ही नहीं सकता, ना ही निपटान कर पाएगा। तो ये पेंडिंग केसेस को कम करने के लिए लोक अदालतें लगती हैं, ठीक है। ज़्यादातर अलग अलग जगहों में अलग अलग दिन लगती हैं। तो ट्यूसडे को, जैसे यूपी में जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे ट्यूसडे को लगती है। तो वहाँ पे एसडीएम या डीएम जो भी होते हैं वो आकर के वहाँ पे लोक अदालत लगाते हैं, और जो भी लोग जो भी वहाँ पे समस्याएं होती हैं, जो पेंडिंग होती है कोर्ट केस, मतलब कोर्ट में पेंडिंग होती हैं, तो वहाँ पे ये उम्मीद होती है कि आपस में आपसी सहमति के द्वारा वहाँ पे चीज़ों को सॉल्व कर लिया जाएगा। और ये नहीं है कि आपको वहाँ पे कुछ समाधान दे दिया गया, आपने वहाँ पे मान लिया, बाद में मुकर जाएंगे, नहीं। बाइंडिंग होती हैं, जो भी समाधान आपको दिया गया है आपको वो मानना ही पड़ेगा, आप उसको मना नहीं कर सकते हो। क्योंकि भाई अगर मना कर दिया यहाँ पे कि नहीं नहीं हम नहीं मान रहे लोक अदालत का जो भी डिसीजन आया, तो फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, फिर पेंडिंग हो जाएगा वो, ये तो इतना ही बना रहेगा, क्योंकि लोग सेटिस्फाइड कभी नहीं होंगे। दो लोगों का कितना भी सेटलमेंट करा लीजिए आप, उसमें से एक हमेशा ऐसा होगा जिसको चीज़ें नहीं अच्छी लग रही होंगी। तो क्या यहाँ पे लोक अदालतों के बारे में चीज़ें देखेंगे। लोक अदालतों को हम एक तरीके से बोलते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अल्टरनेट एक तरीके से चीज़ है ये, ताकि डिस्प्यूट जो चल रहे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, कहीं पर भी पेंडिंग है, उनका हम सेटलमेंट कर पाएँ एक अलग तरीके से, ठीक है। और एक बात आपको जो बहुत याद रखनी अच्छे तरीके से, यहाँ पे जो है मामले जो होते हैं सिविल होते हैं सारे, क्रिमिनल मामले कभी भी किसी भी लोक अदालत में नहीं सुने जाते हैं। तो अगर कभी स्टेटमेंट आ जाए कि लोक अदालतों में क्रिमिनल मामले भी सुने जाते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, क्रिमिनल मामले नहीं है, सिर्फ सिविल मामले हैं। जैसा जमीन वगैरह का विवाद है, लड़ाई झगड़े का विवाद, जैसे मारपीट, ऐसा मतलब ऐसी कुछ नहीं हुआ कि जो क्रिमिनल केस हो जाए। क्रिमिनल केसेस को छोड़कर जितने भी छोटे मोटे मामले होते हैं उन सबका सेटलमेंट कहाँ पे हो सकता है, लोक अदालत में, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे लोक अदालत के बारे में। अब तो मैंने तो जो पढ़ा दी है वो लैंग्वेज थी सारी, अब कुछ फैक्चुअल डाटा भी देख लेते हैं। यहाँ पे तो लिखा है लोक अदालत को बोलते हैं पीपल्स कोर्ट। लॉ का कोर्ट है एंड इज बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल। गांधी जी जो थे वो हमेशा चाहते थे कि चीज़ें जो है बेसिक लेवल से शुरू की जाए। जैसे कुछ लोग सोचते हैं ना कि चीज़ें ऊपर शुरू होंगी तो सबसे नीचे तक आ जाएंगी, लेकिन गांधी जी का मानना था कि अगर आप नीचे शुरू करेंगे, सुधार करना शुरू करेंगे नीचे से, तो ऊपर तक आपको सुधार होता दिखाई देगा। तो उनका ही एक तरीके से आइडिया था गांधीयन प्रिंसिपल, या जिनको आप पंचायती राज वगैरह देखते हो, म्यूनसिपैलिटीज़ देखते हो, ये सारी चीज़ें गांधीयन प्रिंसिपल्स पर ही आधारित हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इट इज़ एन ओल्ड फॉर्म ऑफ एडजस्टिंग सिस्टम प्रेवलेंट इन एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया में चीज़ें चल रही थी, तो इन चीज़ों को लेकर चल रहा है। वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आपको बताया ऑलरेडी कि एक तरीके से अल्टरनेटिव मतलब तरीके से अल्टरनेट ऑप्शन है डिस्प्यूट को सेटल करने का, ठीक है। फर्स्ट लोक अदालत कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन गुजरात इन 1982। तो ये आपका फैक्चुअल डाटा हो गया कि 1982 में पहली बार लोक अदालत कहाँ लगी थी, गुजरात में लगी थी, ठीक है, याद रखिएगा। फिर लिखा है व्यू ऑफ इट्स ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ओवर टाइम इट वाज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। तो क्या किया, जब देखा गया कि भाई ये तो बहुत काम कर रहा है, हमको लगा था ठीक है थोड़े बहुत सेटलमेंट हो जाएंगे डिस्प्यूट्स के, लेकिन क्या है यहाँ पे आपसी सहमति से चीज़ें जल्दी से ठीक हो जा रही हैं। कोर्ट कचहरी वाले चक्कर जो लगाए जा रहे हैं उसमें टाइम जाता है, लोगों का पैसा जाता है, एनर्जी जाती है, और सेटलमेंट भी नहीं होता। 10-10, 20-20 साल लोग घसीटते रहते हैं उन चीज़ों को लेकर के। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग अदालत में जाते हैं, 2-4 बार मीटिंग होती है और चीज़ें सेटल हो जाती हैं। तो पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बन गई कि इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत 1987 में, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे और कैसे ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, यहाँ पे कौन कौन शामिल होता है। तो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विसेज अथॉरिटी और द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तालुक लीगल सर्विसेज कमिटी में ऑर्गेनाइज लोक अदालत। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट चाहता है तो वो लोक अदालत बना सकते हैं, मतलब ठीक है, या इसके अलावा स्टेट लेवल पे हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकता है। तो हर लेवल पे यहाँ पे अवेलेबल है, ये चाहे तो कभी भी कहीं पर भी लोक अदालतें लग सकती हैं। जनरली अ लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ अ जुडिशियल ऑफिसर्स एज चेयरमैन एंड लॉयर्स, एडवोकेट एंड अ सोशल वर्कर एज मेंबर। ज़्यादातर जो भी लोक अदालतें होती हैं वहाँ पे होता है कि एक कोई ना कोई ऑफिसर ऐसा होगा जो जुडिशियल ऑफिसर मतलब क्या है, न्यायिक अधिकारी, वहाँ पे एक ना एक होना चाहिए। भाई न्याय करने जा रहे हो आप, और वहाँ पे न्याय का कोई, न्यायालय से कोई व्यक्ति बिलोंग ही नहीं करता, उसको पता ही नहीं रूल्स वगैरह क्या हैं, कैसे क्या चीज़ें काम करती हैं, तो चीज़ें सेटल नहीं हो पाएंगी ना। तो एक न्यायिक अधिकारी होता है, फिर चेयरमैन होते हैं, लॉयर वगैरह भी होते हैं। तो सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं, जैसा प्रॉपर हमारा कोर्ट में होता है वैसे ही यहाँ पे चीज़ें होती हैं, ठीक है। नालसा अलॉन्ग विद अदर लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन कंडक्ट लोक अदालत। नालसा भी यहाँ पे कंडक्ट कराता है,
ठीक है। नालसा एक्ट 1987 वॉज अमेंडेड इन 2002 टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट लोक अदालत। तो यहाँ पे नालसा में 2002 में अमेंडमेंट किया गया। तो यहाँ पे ये भी बोला गया कि अगर हमें कभी पार्लियामेंट लोक अदालत लगानी हो, तो ऐसा कोई हमारे पास प्रोविज़न नहीं था, तो यहाँ पे ऐड किया गया पार्लियामेंट लोक अदालत को भी, कि अगर ऐसा कुछ करना चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर जुरिस्डिक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें काम कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी बताया है मैंने कि जितने भी कोर्ट केसेस पेंडिंग होते हैं वहाँ पर ही काम करता है। ज़्यादातर जो भी सिविल मामले होते हैं वहीं पर ही उन्हीं मामलों में ये निपटान करवाते हैं, ना कि क्रिमिनल केसेस में। और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, सेटलमेंट वगैरह जो भी होते हैं, आप उनको मना नहीं कर सकते, वो बाइंडिंग होते हैं। आप बिल्कुल ये नहीं कि भाई लोक अदालत ने आपका केस सॉल्व किया, 2-4 दिन आप ठीक से रहे, महीने भर फिर से पहुँच गए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, नहीं हम तो नहीं मान रहे ये चीज़ें, तो ये चीज़ें नहीं होंगी, बाइंडिंग है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये हमारा आर्टिकल है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में है। ये आपको पता है, ये पढ़ा होगा, ये शब्द आपने बहुत बार हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। नालंदा विश्वविद्यालय था, उसको डैमेज कर दिया गया, हमारी बुक किताबें वगैरह जला दी गई सारी। तो यहाँ पे एक नई चीज़ स्टार्ट हो रही है, वो है कि पीएम मोदी जो है इनॉग्रेट कर रहे हैं किसको, नालंदा यूनिवर्सिटी को। कैंपस वहाँ पे बन रहा है पूरा। तो वहाँ पे देखिए सारे लोग इकट्ठा हुए थे, उसका इनॉग्रेट किया है, तो इसके बारे में देखेंगे हम। इसकी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, पुरानी की कहाँ पे क्या था। आपको पता है ना, ये बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ पर रही हैं पुराने टाइम पे, जो हमारे एंशिएंट टाइम पे लोग यहाँ पे पढ़ते रहे हैं, पढ़ने आते रहे हैं। तो ये लिखा है, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन टू हैव यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन इन एंशिएंट टाइम। तो एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में, अगर कोई ऐसी कंट्री है जिसके पास यूनिवर्सिटीज़ थी पढ़ाने के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया था। देखिए यहाँ पे है, रत्नागिरी यूनिवर्सिटी हमारी थी, विक्रमशिला आपने पढ़ रखा होगा, विक्रमशिला होगा, जगद्दला हो गया आपका, पुष्पागिरी हो गया आपका। तो बहुत सारी हमारे पास ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ रही हैं। आज के टाइम पे हो सकता है आपको खंडहर मिले, क्योंकि बहुत, एक तो देखिए प्राचीन काल में हज़ारों साल हो सकते हैं हो गए हों किसी चीज़ को, सैकड़ों साल हो गए होंगे। और जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है वो परमानेंट नहीं होती हैं। परमानेंट तब रहती हैं जब आप उनका संरक्षण करें। संरक्षण तो किया नहीं गया, ऊपर से क्या है, विदेशी आक्रमण हुए, बहुत सारे लोग बाहर से आए, उन्होंने क्या है, इन चीज़ों को तबाह करने की कोशिश की। चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो विदेशी आक्रमण हो, चाहे मुगल शासक जो स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पे आए थे, शासक तो नहीं कहेंगे उनको, विदेशी आक्रमण ही बोलेंगे, मुगल जो यहाँ पे विदेशी आक्रमण करने आए थे, उन्होंने भी क्या किया, हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे विश्वविद्यालय, कॉलेज वगैरह जो भी जहाँ पे शिक्षा वगैरह होती थी, किताबें जला दी, उनको बिल्कुल खंडहर बना दिया गया। अंग्रेज़ों की भी रणनीति यही थी कि अगर देखो ये अपनी चीज़ें पढ़ेंगे ना, तो इनको अपने बारे में पता चलेगा कि हमारी चीज़ें कैसी रही हैं पास्ट में। हमें इनको मिसलीड करना है, हमें इनके दिमाग में ये डालना है कि ये बिल्कुल अनपढ़ गंवार लोग हैं, और हम ऐसे हैं जो इनको समझा सकते हैं, जो इनको पढ़ा के सभ्य बना सकते हैं, ये असभ्य लोग हैं। और ये मेंटालिटी कुछ हद तक उन्होंने इम्प्लांट भी कर दी थी भारतीयों के अंदर, क्योंकि आप देखिएगा बहुत सारे हमारे यहाँ पे विद्रोह ऐसे हुए, आंदोलन ऐसे हुए जहाँ पे पढ़े लिखे लोग, जो मिडिल क्लास फैमिलीज थी, जो गवर्नमेंट जॉब पे थी या जिनको सपोर्ट मिल रहा था, वहाँ पे वो लोग वो मतलब आंदोलन में सपोर्ट करते हमें दिखाई नहीं दिए, मतलब भारतीयों को सपोर्ट करते हुए दिखाई नहीं दिए। उनको क्या था, अंग्रेजों ने सभ्य बना दिया था। सभ्य होते हुए उन्होंने क्या किया कि नहीं भाई, ये भारतीय लोग हैं, ये असभ्य हैं, लड़ेंगे भिड़ेंगे, कल को फिर ये अंग्रेज ही जीतने हैं। क्योंकि लोगों के अंदर मानसिकता थी ना कि अंग्रेजों को कोई हरा नहीं सकता, अंग्रेज पराजित नहीं हो सकते हैं, अंग्रेज अजय हैं, अमर है, ऐसी धारणाएं लोगों के अंदर बैठी हुई थी। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, चीज़ें कहाँ से आई हैं, कैसे हुई हैं। तो यहाँ पे लिखा है, गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी की शुरुआत में आधुनिक बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आप देखो चर्चा में है ये। तो जो भी बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, एक या दो क्वेश्चन आपके इस वाले टॉपिक से 100% पूछा जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। तो बोला है गुप्त वंश के कुमार गुप्त, जिनको शक्रदित्या भी बोला जाता है, उन्होंने ये 5वीं शताब्दी में बनवाया था। ठीक है, 5वीं शताब्दी में, कितने पहले बनवाया था, ठीक है, बिहार में बनवाया था ये। 12वीं शताब्दी तक 600 वर्षों तक फला फूला, लगभग 12वीं शताब्दी तक लगभग 600 वर्षों तक ये वहाँ पर सही सलामत था। इसके बाद चीज़ें देखिए क्या हुआ। इसका निर्माण गुप्त वंश के कुमार गुप्त के शासनकाल के दौरान किया गया था। हर्षवर्धन और पाल राजाओं के काल में इसकी लोकप्रियता बढ़ी। इस काल तक आते आते इसकी लोकप्रियता बढ़ गई। ऐसा तो है नहीं कि तुरंत बनाएंगे आप किसी चीज़ को तुरंत फेमस हो जाएगा। हमारा इसरो है, डीआरडीओ है, अलग अलग कॉलेज, स्कूल, संस्थान, हॉस्पिटल्स होते हैं, उनकी जो लोकप्रियता होती है धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ती है। लोग जब जाते हैं वहाँ लोगों को बताते हैं। ठीक है, फिर क्या है, 12वीं शताब्दी 1193 ईस्वी में जब तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया।
कब ध्वस्त किया, कौन था, कहाँ पे था, याद रखिएगा। तब तक विश्वविद्यालय बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा। इसके पहले तक 12वीं शताब्दी 1193 की ईस्वी के पहले तक बहुत अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। याद रखिएगा, ये नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही वो व्यक्ति है जिसने इतने अच्छे फलते फूलते विश्वविद्यालय का विनाश किया था। ठीक है, तो ये है इनका नाम, इसका नाम, सॉरी इतनी रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं मुझे इसको, ठीक है। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल भी है। अब इतनी पुरानी कुछ मतलब इतनी पुरानी चीज़ है तो उसको यूनेस्को ने भी अपनी विश्व धरोहर बना रखा है। 2010 में भारत सरकार ने प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और राजगीर में एक समकालीन संस्थान नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। 2010 से ये काम चल रहा था कि हम क्या करेंगे, इसको फिर से पुनरुद्धार करेंगे, इसका निर्माण कराएंगे फिर से। वहाँ पे एक 3D अभी इमेज लगाई थी, आई डोंट नो है कि नहीं है, शायद इमेज 3D इमेज लगाई थी मैंने यहाँ पे, वो शायद मिस हो गई है। उसमें दिखाया गया था कि कैसे इसकी इमेजिंग वगैरह की गई। जैसे ये है, पूरी बुरी हालत में दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है ये। इस पर क्या किया गया, इसको 2010 में बोला गया कि हम इसको दोबारा से बनाएंगे और चीज़ें इसकी सेट करेंगे दोबारा से। 2010 से काम चल रहा था। फिर यहाँ पे बात करेंगे हम नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कि यहाँ अब जो बना है वो वहाँ पे क्या क्या होने वाला। द यूनिवर्सिटी इज़ कंसीव्ड एज अ जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया समिट। तो इंडिया अकेला नहीं है जो इसको बना रहा है, इंडिया किसकी मदद ले रहा है, ईस्ट एशिया समिट की मदद के साथ। यहाँ पर दो लोग ज्वाइंटली मतलब दोनों लोग मिल करके इसको बना रहे हैं। द कैंपस इज़ अ नेट जीरो ग्रीन कैंपस। नेट जीरो ग्रीन कैंपस, इट इज़ सेल्फ सस्टेनेबल विद अ सोलर प्लांट। मतलब क्या है, यहाँ पे जितनी भी ज़रूरतें हैं वो सारी सोलर प्लांट से पूरी होंगी। नेट जीरो मतलब कि यहाँ पे कार्बन एमिशन कुछ भी नहीं होगा, चीज़ें बिल्कुल ग्रीन रहने वाली हैं। डोमेस्टिक एंड ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, खुद का यहाँ पे ट्रीटमेंट मतलब पानी को ट्रीट करने का, जो पानी पीने का यूज़ किया जाएगा उसका भी ट्रीटमेंट है। जो भी चीज़ें अवेलेबिलिटी है बाहर से कुछ भी नहीं है, यहाँ पे खुद होने वाली है। ठीक है, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट भी लगाया गया है यहाँ पे। फॉर रीयूजिंग वेस्ट वाटर, जितना भी पानी बर्बाद होगा उसको रीयूज़ करने के लिए चीज़ें सेट की गई हैं। 100 एकर्स ऑफ वाटर बॉडीज़ एंड मैनी अदर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फैसिलिटीज़। नेट जीरो का मतलब यहाँ पे है कि जितनी भी चीज़ें एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो सकती हैं, पानी से लेकर के हवा तक, खाने पीने चीज़ें, जितनी भी चीज़ें सब ऐसी की गई हैं कि इनको कुछ भी ऐसी चीज़ बाहर से ला करके यूज़ नहीं करनी है जिससे कोई भी इन्वायरमेंट को नुकसान हो। गो ग्रीन वाला मामला यहाँ पे होने वाला है। द ओरिजिनल नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड अराउंड 1600 ईयर्स एगो। 1600 साल पहले स्थापना हुई थी, जो ओरिजिनल था यहाँ पे। ठीक है, इस कंसीडर्ड टू बी अमंगेस्ट द फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर लोग आके पढ़ते थे और वहाँ पर रहते भी थे, ऑल ओवर वर्ल्ड की। मतलब क्या है, जिसको बोलते हैं ना, भारत को बोलते हैं गंवार रहते हैं यहाँ पे। भारत गाँव में बसता है, भारत की शिक्षा की तकनीकी अच्छी नहीं है, अच्छी थी पहले। पहला क्या है, जब मुग़ल मतलब क्या, मुस्लिम जो यहाँ पे आक्रमणकारी है, उससे पहले भी अच्छी थी। उन्होंने आकर कुछ चीज़ें ख़राब की, जो बची कुछ चीज़ें थी वो क्या, अंग्रेज आए यहाँ पर, उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, द रन्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज डिक्लेयर एज अ यूएन हेरिटेज। तो यूनाइटेड नेशंस का हेरिटेज यहाँ पे इसको साबित किया गया या मतलब घोषित किया गया था। तो ये हमारी हो गई चीज़ सारी इसके बारे में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पर, वो है न्यूक्लियर वॉरहेड्स के बारे में। इतना मना करने के बावजूद भी कि न्यूक्लियर जो है उसका यूज़ आप क्या करिए, सिर्फ एनर्जी जनरेट करने के लिए करिए। बट क्या है, लोग क्या है दिखाते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ दिखाती हैं कि न्यूक्लियर हम बना रहे हैं और न्यूक्लियर यूज़ कर रहे हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, लेकिन लड़ाई के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जाके आप जब चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई ये तो युद्ध का सामान तैयार कर रहे हैं। आप देखिए, सब मना करते हैं हमारे पास नहीं, हमारे पास नहीं, हम यूज़ नहीं करें, लेकिन देखिए संख्या इनकी। न्यूक्लियर वॉरहेड रिडक्शन कंटिन्यू डिस्पाइट ग्लोबल टेंशन। ग्लोबल टेंशन चली रहे हैं। आपने एक बार देख ही लिया है कि वहाँ पे जब चीज़ें एक बार न्यूक्लियर का यूज़ किया गया था तो क्या कैसा रहा था। उसके साइड इफेक्ट्स लाखों मतलब हज़ारों साल तक बने रहते हैं, सैकड़ों साल तक बने रहते हैं। इसके बावजूद भी अगर आप काउंटिंग देखें किसके पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, रसिया के पास सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद आता है यूएस, उसके बाद है चाइना,
उसके बाद है फ्रांस। देखिए इसका मतलब है इन्होंने इतने कम किए हैं, ठीक है, डाउन किए हैं। और जो ग्रीन प्लस दिख रहा है ना, बढ़ा रहे हैं, ये फ्रांस कम किया है इसने, यूके बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान जो है, पहले पाकिस्तान के साथ 170 थे, अब इंडिया जो है इसके ऊपर 172 पर है। मतलब क्या है, हमने भी अपने आप को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। लेकिन अगर आप काउंटिंग करेंगे, आप अगर इनका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन चीज़ों को लेकर के, वॉरहेड्स को लेकर के। देखिए यहाँ पे ग्लोबल शेयर ऑफ मेजर आर्म्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बात करें, कौन ज़्यादा खरीदता है और कौन ज़्यादा बेच रहा है, क्यों खरीदने बेचने वाले भी तो हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरब 12 इंपोर्ट लगभग किए इन्होंने, फिर इंडिया ने भी इंपोर्ट किया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। और अगर बात करें कि सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स कौन से हैं, रसिया और यूएस आपको पहले नंबर दूसरे नंबर पर दिखाई देंगे। रसिया जो है सेकंड नंबर पर है, 21% एक्सपोर्ट करता है। और वर्ल्ड का 36% जो है कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, यूएस। आपको बताया मैंने ऑलरेडी, ये जहाँ भी लड़ाई हो रही होगी दो लोगों की, वहाँ पे यूएस आपको उस तरफ खड़ा दिखाई देगा जिसके पास जो इक्विपमेंट्स कम है, जिसके पास लड़ाई का सामान कम है, उसकी तरफ खड़ा दिखाई देगा और उनको बोलेगा कि आप खरीदो, हाँ आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप ऐसे कैसे हार मानेंगे करके आपको बंदूक थमा देंगे। ऐसे करके यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। देखिए आप अगर बात करें न्यूक्लियर आर्मामेंट्स के बारे में कि कहाँ पर कैसी कितनी चीज़ें हैं, तो अलग अलग डाटा दिया हुआ। देखिए 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स अगर बात करें कौन कौन से हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो एक यूएस है पहले नंबर पर, आपको बता दें सबसे ज़्यादा इसी के पास है। रसिया है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है, इजराइल है, ईरान भी है। लेकिन वो अपने आप को क्या बोलता है कि नहीं मेरे पास नहीं है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है उसके हिसाब से ईरान भी है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रखा, इसलिए उसको यहाँ पे नहीं रख रहे, ठीक है। Their nuclear arsenals of total 12,121 nuclear warheads among 90% belongs to US and Russia। मतलब बात यहाँ पे हो रही कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें लड़ाई के वॉरहेड्स वगैरह हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स, आपको पता है न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं कितने खतरनाक होते हैं। कहीं पर अगर एक बार कहीं पे छोड़ दिए जाए, अगर यहाँ पे कहीं पर भी एक बार गिरते हैं, वहाँ पे सालों साल उसके साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। पूरी उनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी क्या होती हैं, परेशान होती है उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि रेडिएशन इतना ज़्यादा गंदा होता है इसका। लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पे बोला जाता है कि भाई आप यूज़ करिए, आप एनर्जी के लिए यूज़ करिए, कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो आपको ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, तो आप न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करिए। लेकिन क्या कर रहे हैं लोग ना, इन पे खर्च कर रहे हैं। अगर जो वॉरहेड्स वगैरह होते हैं, जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स वगैरह हैं, या फिर और कोई भी वेपन ऐसा है जो लड़ाई के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसको खरीदने में बहुत पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अगर आप जब इंडिया का बजट पेश किया जाता है हर बार, देखिएगा उसमें जो अलोकेशन होता है, जो फंड का अलोकेशन होता है, सबसे ज़्यादा दिया जाता है किसको, डिफेंस को। सबसे ज़्यादा हमारा खर्च कहाँ होता है, सुरक्षा के मामले में हमारे डिफेंस रक्षा मंत्रालय को दिया जाता है। क्यों, सबसे ज़्यादा पैसा वहीं खर्च होता है। और जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए शिक्षा को सबसे कम एलोकेशन होता है। मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि शिक्षा में क्या है, एलोकेशन जितना नहीं होता उतना जीएसटी ले लेते हैं लोग, 18% जीएसटी लगता है शिक्षा पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ग्लोबल रिडक्शन ऑफ ऑपरेशनल वॉरहेड्स अपीयर्स टू हैव स्टॉल्ड विथ चाइना एक्सपैंडिंग इट्स न्यूक्लियर एयरनेस। मतलब यहाँ पे बोला गया कि भाई आप ग्लोबली इसको कम करिए, आप बढ़ाते क्यों जा रहे हैं। आप बोले कि हमें लड़ाई नहीं करनी है, हमें किसी पे नहीं फेंकना है, इसको किसी के साथ अटैक नहीं करना है किसी पे, तो आप रख क्यों रहे हो। आप अपने आप पास बंदूक रखें और आपसे कोई दूसरा वाला पूछे क्यों रखिए बंदूक, तो आप बोले नहीं 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 मारना नहीं किसी को, बस ऐसे ही रखिए। तो अगर मारना नहीं है आपको तो आपने बंदूक रखी क्यों है। आपने पिस्टल अगर अपनी पॉकेट में रखी है, मतलब आपको पहले कोई बोल के क्या पिस्टल नहीं रखनी है, तुमने एक रखी हुई थी, दोबारा व्यक्ति आपको कोई मिला तो आपने 2 रखी हुई हैं, फिर भी बोले नहीं नहीं मारना नहीं किसी को, बस ऐसे ही रखी हुई हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि आप जब बोलते हो बार बार कि नहीं नहीं कुछ ऐसा नहीं, किसी से लड़ाई नहीं करनी, किसी पे भी हम चीज़ें ऐसी नहीं करने वाले, तो आप कंटिन्यूसली बढ़ाते क्यों जा रहे हो। चीज़ें यही हो रही हैं। और चाइना सबसे ज़्यादा एक्सपैंड जो कर रहा है वो चाइना कर रहा है। वो यूएस को टक्कर देने के काम में है कि भाई यूएस के पास इतना है ना, हम भी यही करेंगे। जितने मैंने आपको बताया था कि जितना हम चाइना के बारे में जानते हैं ना, चाहे उसकी इकोनॉमी हो, उसका डेवलपमेंट वाला एरिया हो, कोई भी एरिया हो, रोज़गार वाला हो, डेवलपमेंट वाला हो, टेक्निकल हो, डिफेंस हो, इन सब मामलों में जितना हमें दिखता है उससे बहुत ज़्यादा ही चीज़ें अवेलेबल है उसके पास। वो शो ऑफ नहीं करता है।
जैसे आपको बोलते हैं ना कि आप मेहनत अपनी चुपचाप करो कि आपकी सफलता शोर मचा रही है, तो सफलता उसकी शोर मचा रही है। वो बताता नहीं है कि मेरे पास चीज़ें ऐसी हैं, मेरे पास चीज़ें वैसी हैं, लेकिन सबको पता है कि चाइना के पास सारी चीज़ों के सारे मामले में ना वो यूएस को टक्कर देना चाहता है। वो रसिया को उसने बाहर, रसिया को देखो, रसिया ना अब बाहर समझ लो आप, क्योंकि वो उतना ज़्यादा वहाँ पे लड़ाई झगड़े में इतना व्यस्त है, और यूक्रेन जैसे कंट्री को वो हरा नहीं पा रहा है। भले ही हम ये बोल रहे हो, लेकिन उसका ये प्रूफ हो रहा है कि भाई यूएस जो हथियार बेच रहा है और उससे यूक्रेन जो है रसिया के साथ लड़ रहा है, और रसिया जो है यूक्रेन को हरा नहीं पा रहा है। इतना छोटा सा देश है, उसको हरा नहीं पा रहा है। इसका मतलब है कि यूएस के जो भी सामान है लड़ाई झगड़े वाले, मतलब बंदूकें वगैरह जो भी वर्ल्ड का जो भी सामान है, आर्म्स वगैरह जो भी है, वो रसिया से बेटर है। अगर बेटर नहीं होते तो वहाँ पे बराबरी का टक्कर छोटी सी कंट्री नहीं दे पाती, ठीक है। इंडिया स्लाइटली एक्सपैंडेड इट्स न्यूक्लियर arsenals to 172 in 2023, सरप्राइजिंग पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो पाकिस्तान को सरप्राइज क्यों हुआ है, यहाँ पे 170 थे इनके पास, हमने क्या 2023 में 172 कर लिए थे, तो बेचारे ये अब हो गया कि भाई इनके पास तो हमसे ज़्यादा हो गए हैं। अलॉन्ग विथ इसराइल, इंडिया मेनली यूजेस प्लूटोनियम एज फिजाइल मटेरियल इन न्यूक्लियर वेपन्स। तो बोला है कि जो हम यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स में यूज़ कर रहे हैं मटेरियल, वो क्या है, प्लूटोनियम है, ठीक है। ये चीज़ें यूज़ किया है, कभी कभी होता है क्वेश्चन पूछ लेता है इस एरिया से, तो आपको इसके बारे में जानकारी थोड़ी रहनी चाहिए। अगर बात करें कि चैलेंजेस क्या होने वाले हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट से, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, फिर पढ़ेंगे। मेजर्स टेकन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, तो क्या क्या यहाँ पे कौन कौन से नियम कानून बनाए गए हैं इसके लिए। तो लिखा हुआ है वॉर इन यूक्रेन हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल एंगेजमेंट ऑन न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एंड रेज द कंसर्न ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर। जो वहाँ पे वॉर चल रहा है यूक्रेन और रसिया का, तो चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही हैं कि भाई कल को समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है, न्यूक्लियर डिजास्टर आ सकता है। और आपको बता दूं मैं, अगर किसी भी एरिया में न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह गिराए जाते हैं तो उसमें ये नहीं होता है कि आज गिराए सारे मर गए, 10 साल बाद आप दोबारा वहाँ पर रह लोगे। रेडिएशन इतना गंदा होता है ना कि पीढ़ियाँ भुगतती हैं इसको, 300-400 साल तक रहता है। वर्सनिंग रसिया यूएस स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप, सबसे ज़्यादा खतरनाक जो चीज़ें देखने को मिलती है ना, ये दोनों इनकी आपसी की लड़ाई में ना हमेशा तीसरी कंट्री भुगत रही होती है। कहीं पर भी अगर रसिया ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा होता है तो यूएस उसको काउंटर करने के लिए आता है, जहाँ पे ये काउंटर करने के लिए आएंगे कोई तीसरी कंट्री बेचारी वो पिस जाती है। जैसे अभी यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा है, यूएस जाकर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, लेकिन अगर दोनों के बीच में वॉर चल रहा है तो नुकसान जो है छोटी कंट्री का ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको अपने आप को फिर से उस जगह पे लाने के लिए जहाँ पे अभी था बहुत टाइम लगेगा। बड़ी कंट्री तो अपना मैनेज कर लेगी, बड़ी कंट्री देखो अब रसिया जो है यूक्रेन के मामले में बहुत हद तक आगे ऑलरेडी है। अगर दोनों का बराबर नुकसान भी होता है ना, तो यूक्रेन को उस चीज़ को मैनेज करके उसी लेवल पे लाने पे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन रसिया जल्दी कर लेगा डेवलपमेंट, ठीक है। इजराइल हमास वॉर, एक दूसरा चल रहा है, इजराइल हमास वॉर चल रहा है। ये मतलब ऐसी चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं यहाँ पे, और न्यूक्लियर बॉम्ब सबके पास अवेलेबल है। अगर नहीं भी अवेलेबल है कहीं और से खरीद के अगर इन्होंने किसी दूसरी कंट्री पे गिरा दिया तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इतना ज़्यादा सब कुछ करने का क्या फ़ायदा है। शांति समझौते हो रहे हैं, पीस को लेकर कितनी ग्लोबल लेवल पे बात हो जा रही है, और मना कर रही है अलग अलग कंट्रीज़ को भाई आप न्यूक्लियर वाली चीज़ें ना यूज़ करें, ना बनाएं। फिर भी अगर नहीं कंट्रोल हो पाता, अगर एक दो बार किसी कंट्री को जीत जाता है तो फिर उसके परिणाम क्या होंगे। और ये जो हम जिस ज़माने में जी रहे हैं ना, ये ग्लोबलाइजेशन वाला ज़माना है। किसी एक कंट्री पे कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उससे पूरा वर्ल्ड प्रभावित होता है, क्योंकि क्लोज इकोनॉमी नहीं है, समझते ना। क्लोज और ओपन इकोनॉमी क्या होती है? क्लोज इकोनॉमी होती है कि भाई कोई कंट्री है, उसका खाने पीने रहने का उस देश के अंदर ही है, उसको बाहर की किसी दुनिया से, किसी देश से कोई मतलब नहीं है, उसकी सारी ज़रूरतें खुद में ही पूरी हो रही हैं, ठीक है। लेकिन क्या है दूसरा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है आजकल। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं जो दूसरी कंट्री पे किसी चीज़ के लिए निर्भर ना हो। खाद्य पदार्थ होंगे, तेल होगा, कुछ ना कुछ गैस वगैरह होगा, तो कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होंगी जिसके लिए वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहा होगा। अगर कोई भी चीज़ ख़राब होगी किसी कंट्री में तो वो बहुत हद तक बहुत सारे लोगों को प्रभावित करेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें मेजर्स टेकन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें की गई हैं। ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 2017, 2017 में एक ट्रीटी हुई कि प्रोहिबिशन मतलब मना करेंगे या बंद करवाएंगे कौन से न्यूक्लियर वेपन्स को।
इट प्रोहिबिट्स डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, प्रोसेसन और यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन। यहाँ पर मना किया गया भाई आपको ना ही बनाना है, ना टेस्ट करना है, ना प्रोडक्शन बढ़ाना मतलब बना के बेचना है, ना ही एक्विजिशन करना है, ना पोजीशन, कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पे मना किया गया था, 2017 की बात है ये। फिर क्या है, ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यहाँ पे ये भी इस्टेब्लिश किया गया 1968 से कि प्रिवेंट कर पाएँ भाई, हम मना कर पाएँ, रोक पाएँ कि न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए जाएँ। फिर भी क्या है, चीज़ें चल रही हैं, कंटिन्यूस चल रही हैं, किसी के कहने से कोई मान नहीं रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, टेस्ट को भी बैन किया गया था यहाँ पे कि आप जो है एटमॉस्फेयर को यहाँ पे चाहे तो आप मतलब आप हवा में कोई टेस्ट कर रहे हो किसी न्यूक्लियर वेपन का, या फिर पानी के अंदर कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो तो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हो। समुद्र वाले जिस एरिया में ऐसी चीज़ें होती हैं ना, बहुत बड़ा एरिया वहाँ पर डिस्टर्ब होता है, जलीय जीव मरते हैं, हवा में ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ऑलरेडी पोल्यूशन को झेल रहे हैं और भी चीज़ें कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ तक सारा न्यूक्लियर्स के बारे में, न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है वो है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर देखे गए हैं, ये देखिए बेबी राइनो है ये, इसके मम्मी पापा जो भी हैं, ये मम्मी है पापा है, ज़्यादा मम्मी ही होंगी, बच्चे मम्मी के पीछे पीछे ज़्यादा घूमते हैं, पापा के पीछे। आपने कभी मतलब बहुत रेयर होगा कोई बच्चा अपने पापा के पीछे घूम रहा हो, लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं मम्मी के आगे पीछे मंडरा रहे होते। तो यहाँ पे इनको देखा गया है। तो क्या है, वन हॉर्न राइनोसोरस एंड इज काफ वॉरिंग थ्रू फ्लड वाटर्स इन द पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन, तो यहाँ पे है ये, आपको पूछे अगर कहाँ पे है ये, तो असम में है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में है। अगर आपको पता है तो सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनोज जो है, एक सींग वाले जो गैंडा होते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं इंडिया में, तो असम में मिलते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है वन हॉर्न राइनोज, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, असम में है। लेकिन अगर कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि कम एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, जैसे देखिए एग्जांपल के लिए बताऊँ आपको पता है यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, लेकिन डेंसिटी वहाँ नहीं है। डेंसिटी आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगी। मतलब क्या है, हो सकता है कि 1 किलोमीटर जो हमारा है, और यहाँ पे भी 1 किलोमीटर मान लीजिए। ठीक है, ये दिल्ली का है और ये यूपी का है। यहाँ पे हो सकता है आपको मिले 500 लोग, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 2000 लोग। तो ऐसे ही क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क ये है कि सबसे ज़्यादा है काजीरंगा नेशनल पार्क में वन हॉर्न राइनोज, लेकिन सबसे ज़्यादा छोटी सी जगह में, मतलब क्या डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये आपको देखने को मिलेगी पोबितोरा नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसको जो है मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क भी, मतलब मिनी काजीरंगा बोलते हैं इसको, छोटा है, मतलब पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट हो गया, सब चीज़ें इसकी बिल्कुल वैसी ही काजीरंगा जैसी ही हैं, लेकिन और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वन हॉर्न राइनोज भी देखने को मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन जो है इनकी छोटी सी जगह पे ज़्यादा देखने को मिलेंगी, वो यही है। ठीक है, अगर बात करें इसकी क्या है, पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है गुवाहाटी से लगभग 45 किलोमीटर दूर मोरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदान में स्थित है। तो कौन सी नदी के पास मिलेगा आपको देखने को, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है, आसाम में है। ठीक है, गुवाहाटी के पास पड़ता है। पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य का मात्र 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 90 से ज़्यादा गैंडों का आवास स्थल है। मतलब कि 16 किलोमीटर की एरिया में आपको लगभग 90 मिल जाएंगे देखने को, और इतना जो ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, आपको ये काजीरंगा में देखने को नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि इतने कम क्षेत्रफल में 90 से ज़्यादा गैंडों का रहना इस अभ्यारण्य को दुनिया के उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला अभ्यारण्य बताता है। उच्चतम जनसंख्या घनत्व है दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में इतने कम एरिया पे इतने सारे राइनोज नहीं रहते हैं। अगर रह रहे हैं इसका मतलब है कि इनका ये जो एरिया है, यहाँ पे जो इन्वायरमेंट इनको मिल रहा है वो इनके रहने के लिए बहुत अच्छा है, अनुकूल है, क्योंकि सर्वाइव कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा तादाद में छोटी सी जगह पर रह रहे हैं। ठीक है, गैंडे के अलावा तेंदुआ देखने को मिलेगा आपको, फिशिंग कैट्स, जंगली बिल्ली, जंगली भैंस, जंगली सुअर, चीनी पैंगोलिन, इनका पैंगोलिन पता होगा ना आपको, आदि ऐसे अन्य स्तनधारी जीव भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वन हॉर्न राइनोज के अलावा भी यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं। सर्दियों में पोबितोरा पक्षियों के लिए स्वर्ग बन जाता है। ठीक है, जिसमें हजारों जलप्रपात आर्द्र भूमि को रोमांचित करते हैं।
जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा जानवर, राइनोज जो होते हैं उनका बॉडी बहुत, मतलब उनकी बॉडी काफ़ी बड़ी होती है, और आप मान के चलिए कि अगर किसी भी जगह पे, चाहे वो पानी हो, मतलब जल हो या स्थल हो, अगर कोई बड़ा जलीय जीव या स्थलीय जीव वहाँ पे जीवित रह रहा है, इसका मतलब है कि वो जगह रहने के लिए बहुत अच्छी है। और अगर बड़े जीव वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं तो छोटे वाले भी कर जाएंगे, उनके लिए भी कुछ स्वर्ग के समान ही है। तो यहाँ पर बोला भी जाए सर्दियों में ये स्वर्ग के समान हो जाता है। बहुत सारे प्रवासी पक्षी वगैरह यहाँ पर आते हैं और बहुत सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलती हैं। पोपितोरा को 3 अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। वन देखने को मिलेंगे, घास के मैदान भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और जल निकाय भी। यहाँ पे मतलब क्या है, तीनों चीज़ें ही अवेलेबल है। अच्छा खासा वन वाला एरिया है, जंगल है, तो जंगली जीव अच्छे से रहते हैं, जिनको एरिया चाहिए अच्छा खासा। घास के मैदान है, जो जानवर ऐसे जो घास वगैरह खाते हैं और घास खा के जीवित रहते हैं, उनके लिए भी अच्छा खासा मैदान है। और ऐसे अगर कोई जीव है जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पानी में ही रहना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर जलीय निकाय भी अवेलेबल हैं। तो क्या है, अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोकेशन हो जाती है। ठीक है, अगर बात करें इसकी लोकेशन की, लोकेशन तो मैंने बोली थी, काजीरंगा तो दिया हुआ है यहाँ पे, इसके पास से देखने को मिलता है, इस पे नहीं है। ठीक है, बाकी आप देख लो यहाँ पे कौन कौन से हमारे नेशनल पार्क है। 7 नेशनल पार्क्स इन आसाम। आसाम में जो 7 नेशनल पार्क हैं आपका, एक है रायमोना, आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एक मानस है, एक ओरांग आपका है, नामेरी है, काजीरंगा है, डिब्रू सिखोवा है, और दिहिंग पटकोई। ये अलग अलग नेशनल पार्क हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस है। कहाँ पे, ये कहाँ पर है, सारे आसाम में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 नंबर पर ये है, और 7वें नंबर पर इसको बनाया गया है। 6 और 7 ये है, 6 नंबर पे बनाया गया है इसको। 2021 में इसको दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। और ये है 7 नंबर पर, इसको भी 2021 में ही दर्जा दिया गया है। तो ये 6 सबसे नए, अगर पूछा है कि सबसे नए कौन से हैं, तो ये और ये 2 हैं जो सबसे नए नेशनल पार्क हैं आसाम में। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन आंसर का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम क्वेश्चन आंसर कह रही हूँ, हमारे आर्टिकल्स यहाँ पे सारे ख़त्म होते हैं। अब हम चल रहे हैं हमारे क्वेश्चन आंसर के सेशन पर। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे ही बहुत कन्फ्यूजन हुआ था। ठीक है, तो ढंग से पढ़िएगा। जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिख रहा है, मृत क्षेत्र, जिसको डेड जोन बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर हाइपोक्सिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेड जोन सुना होगा आपने, इन्वायरमेंट वाले सेशन में पढ़ा होगा। तो डेड जोन क्या होते हैं, या फिर हाइपोक्सिया जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है। देखो, आपको इसलिए बोलते हैं कोई चीज़ अगर ऐसी है तो उसके अगर कई नाम हैं तो आपको सारे नाम पता होने चाहिए। अगर यहाँ पे डेड जोन नहीं लिखा होता, सिर्फ और सिर्फ हाइपोक्सिया लिखा होता, तो शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में ही नहीं आता कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारे पहले ऑप्शन हमारा है मृत क्षेत्र या फिर डेड जोन दुनिया के झीलों और महासागरों में कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों को संदर्भित करते हैं। ऐसे क्षेत्र, मतलब ऐसे महासागर, डेड जोन जो होते हैं वो लैंड पर नहीं होते हैं। पहला आपको याद रखना है कि पानी में ही होते हैं। झील वगैरह हो गए, नदी, तालाब, महासागर, ऐसी जगहों पर देखने को मिलते हैं आपको। और बोला है कि कम ऑक्सीजन, मतलब जितनी ऑक्सीजन चाहिए उस जलीय क्षेत्र में उतनी ऑक्सीजन नहीं होती है। दूसरा है, अधिकांश जीव जो है हाइपोक्सिक स्थितियों में जीवित रह सकते हैं। आप बताइए उनमें से कौन सा सही है। बोल रहा है कि जो जीव वगैरह होते हैं ऐसे, बहुत ज़्यादातर जीव ऐसे होते हैं जो कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्र में जीवित रह सकते हैं। दूसरे स्टेटमेंट का सीधा सीधा यही मतलब है। तो आपको कौन सा लग रहा है सही है? भाई ये गलत है। कौन ऐसा है जो कम ऑक्सीजन में जीवित रह पाएगा? सफ़र करेंगे भाई, बर्दाश्त नहीं होगा, ऑक्सीजन कम है। आप देखेंगे ना जितने भी डेड जोन्स वगैरह होते हैं, चाहे झील हो, महासागर हो, तालाब हो, नदियाँ हो, अगर कोई भी क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे डेड जोन बन रहा है तो वहाँ पे आपको जलीय जीव देखने को नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ख़त्म होने के कगार, ख़त्म हो जाते हैं। मछलियाँ वगैरह जीवित नहीं रह पाती वहाँ पे। तो चर्चा में कहाँ से आया है ये? राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रकाशन, जो उसको नोआ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मैक्सिको की खाड़ी में लगभग 5827 वर्ग क्षेत्र में औसत से अधिक ग्रीष्मकालीन मृत क्षेत्र का पूर्वानुमान लगाया है। इन्होंने बताया है कि इस क्षेत्र में लगभग 5827 वर्ग किलोमीटर एरिया ऐसा होने वाला है जो डेड जोन के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे है मृत क्षेत्र या हाइपोक्सिया शब्द जो है विश्व की झीलों, महासागरों में कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्र को संदर्भित करता है जहाँ पे ऑक्सीजन जो है कम होती है। चूँकि ज़्यादातर जीवों को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए।
पानी नहीं देंगे चलेगा 1 दिन तक, लेकिन ऑक्सीजन आप 2 मिनट में दीजिए, लोग मर जाएंगे। क्या है, तो ज़्यादा ज़रूरत क्या है जिसकी, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, इसलिए कुछ ही जीव हैं हाइपोक्सिक स्थितियों में जीवित रह पाते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको है श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो है वहाँ पे जीवित रह लेंगे, बाकी क्या है सारे बेचारे वहाँ पे मर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो ये बहुत चर्चा में था, इसके बारे में आपको कथनों पर विचार करना है। तो बोल रहा है NIIMH हैदराबाद के दिलसुख नगर में स्थित है। इसके बारे में पढ़ा है हमने ऑलरेडी। तो बोला है इसकी लोकेशन कहाँ पर है, हैदराबाद दिलसुख नगर में है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है। बोल रहे हैं दक्षिण पूर्व एशिया, पूरा जो दक्षिण पूर्व एशिया वाला एरिया, वहाँ पे एकमात्र ऐसा संस्थान है जो कुछ इस प्रकार का है। तीसरा है यह संस्थान केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित होता है। तो 3 चीज़ें हैं जो यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या आपस में कनेक्टेड होकर के इसको चला रही हैं। अब पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही है। केवल 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, या फिर 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। तो क्या है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं इसके बारे में। तो हमारा जो विकल्प सही होगा वो है डी। ठीक है, इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या है, यहाँ पे चर्चा में था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र CC के रूप में मानित किया है। दूसरा हमारा सही क्यों है, पहला दूसरा क्यों सही है, दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है, हैदराबाद के दिलसुख नगर में स्थित है, इसलिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाता है। तीसरा क्यों है, क्योंकि इसने सही बोला है कि भाई यहाँ पे आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान हमारा आयुष मंत्रालय हो गया और हमारी भारत सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण है, तीनों मिलकर इसको चला रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है वैश्विक पर्यावरण सुविधा, वर्ल्ड एनवायरमेंट फैसिलिटी बोलते थे इसको, अगर गलत बोले सही करिएगा। ठीक है, तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, इनमें से किसी एक के लिए प्रदान करती है, वो कौन सा है। तो ऑप्शंस हमारे हैं पारे का मिनमाता कन्वेंशन, इसके लिए स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन, इसके लिए करती है रॉटरडैम कन्वेंशन, इसके लिए करती है मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में UNCCD। 5वां हमारा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC। अब बताना है आपको कौन सा ऐसा विकल्प है जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो सही विकल्प हमारा होने वाला डी की केवल 4। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 17 जून 2024 को वाशिंगटन DC में आयोजित होने वाली वैश्विक पर्यावरण सुविधा, यहाँ पे है परिषद की बैठक में पर्यावरण संरक्षण के लिए $736.4 मिलियन की राशि आवंटित की जाएगी। ये 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन के लिए, स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों जिनको POPs पर स्टॉकहोम कन्वेंशन, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 4 का मतलब है कि केवल 4 ऐसे हैं जिनके लिए दिया जाता है। रॉटरडैम कन्वेंशन इसमें शामिल नहीं है, बाकी चारों यहाँ पे शामिल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी डेली मैं आपको बताती हूँ, अगर आप UPSC स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा NCERT बैच ज्वाइन कर सकते हो। बाइलिंगुअल है, बेसिक टू एडवांस है, 6 से 12 तक की NCERT आपको कवर कराई जाएंगी। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं डेली दे रही हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि नोटबुक IAS तरफ से मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हम क्या कर रहे हैं, 5 टेस्ट लिख देती हूँ। यहाँ पे 5 टेस्ट हैं, वो भी प्रीलिम्स के नहीं हैं, मेंस के। आप हमारे सेंटर पे आकर लिख सकते हो। ठीक है, और कॉपीज़ भी आपकी चेक होंगी, उनमें रिव्यूज़ और रिमार्क्स दिए जाएंगी
और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, 5 टेस्ट है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो भी बच्चे यूपीएससी का मेंस देने वाले हैं या फिर यूपीपीसीएस का मेंस देना है, उनको आगे चल करके इस तरीके से पढ़ाई चल रही है और वो चाह रहे हैं कि हमें कहीं आंसर राइटिंग करने का मौका मिले, तो आप हमारे सेंटर्स पर आ सकते हो। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर्स दिए हुए हैं, आप इन पे कॉल करके सारी जानकारी हासिल कर लीजिए कि क्या है, कैसे है, कहाँ पर होने वाला है। क्योंकि कुछ लोग हमारे दिल्ली में रह रहे होंगे, कुछ इलाहाबाद में भी रह रहे होंगे कि हमारा सेंटर इलाहाबाद में भी खुला है। तो आप सारी जानकारी ले लीजिएगा एक बार कि कहाँ पे चीज़ें कैसी हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अगर आना चाहते हैं लिखने के लिए तो एक बार चेक जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आने वाले सारे वीडियोज आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।